नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। किस तरीके से बांग्लादेश में घटनाएं घट रही है, इस बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं जितनी हमारे पास में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बांग्लादेश बना किस तरीके से। इस विषय पर बात आती है तो अपन देखते हैं कि वर्ष 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो दो टुकड़े हुए थे। एक तरफ भारत था, दूसरी तरफ पाकिस्तान था। तो इन्हीं दो टुकड़ों में से पाकिस्तान के हिस्से में आया था वो बांग्लादेश वाला क्षेत्र। उस समय उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो यह क्षेत्र पाकिस्तान का था। फिर पाकिस्तान के साथ में इसके थोड़े विवाद छिड़ जाते हैं। किस बात को लेकर के छिड़ते हैं, तो वो छिड़ते हैं भाषा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के। और उनको हीन भावना से पाकिस्तानी सरकार देखती थी, जिस वजह से वो लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, उनको बहुत बुरी नज़रों से देखा करते थे पाकिस्तानी सरकार के लोग। इसी वजह से वो लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बात करते हैं किस तरीके की घटना घटती है। 1948 में जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था, तो उस समय उनके बीच में क्या विवाद था, भाषा को लेकर था। पाकिस्तानी सरकार ने क्या किया था, उस समय उर्दू भाषा हुआ करती थी उनकी। पश्चिमी पाकिस्तानी वाला जो क्षेत्र, वर्तमान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उन लोगों की जो राजभाषा थी वो थी उर्दू। तो उन लोगों ने बांग्लादेश वाला जो इलाका है उस क्षेत्र में भी उन्होंने उर्दू भाषा को ही थोपने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो बांग्लादेशी भाषा जो बोलते हैं, उनकी अपनी जो बांग्ला भाषा है वो ये बोला करते थे। जब बांग्लादेश वाले बांग्ला भाषा बोला करते थे और फिर भी उन पर राजभाषा जो थी उर्दू थोप दी गई, तो इस वजह से यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है। वो लोग अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं, अपने आप को एक नीचा समझने लगते हैं, जिस वजह से वो विरोध शुरू करते हैं। 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने और कुछ राजनेताओं ने मिलकर के पाकिस्तानी सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन किया था और यह कहा था कि बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है उसमें बांग्ला भाषा होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के विरोध हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी सरकार ने उन छात्रों को, उन राजनेताओं को पुलिस के द्वारा मरवा दिया था। इसके बाद में यह घटना और ज़्यादा बढ़ जाती है और आगे चल कर के बाद में एक व्यक्ति का नाम आता है, शेख मुजीबुर रहमान। एक व्यक्ति का नाम आता है और ये जो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो शेख हसीना के पिताजी हुआ करते थे। और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, आवामी लीग के माध्यम से, आवामी लीग एक राजनीतिक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने की, स्वायत्तता प्राप्त करने की कोशिश की। शेख मुजीबुर रहमान द्वारा सबसे पहले जो किया गया था वो क्या किया गया था, वो किया गया था 1966 में 6 सूत्रीय एक मांग पत्र पाकिस्तानी सरकार के सामने रखा था। और उस 6 सूत्रीय मांग पत्र में यही बातें थी कि हमें स्वायत्तता दी जाए। इससे संबंधित उन लोगों ने, बांग्लादेशी लोगों ने ये रखा था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ भी सुनवाई नहीं की। उसके बाद में 1970 की बात आती है, तो 1970 में चुनाव होता है। चुनावों के अंदर 162 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। कहाँ पर, बांग्लादेश में। जो पूर्वी पाकिस्तान उसको बोलते थे पहले, लेकिन वर्तमान में इसे बांग्लादेश बोलना शुरू कर दिए हैं लोग। बांग्लादेश इसका नाम है मुख्य, ठीक है। तो उस समय इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला करते थे। तो 162 सीटों पर उस समय वहाँ पर चुनाव करवाए गए और 162 सीटों में से 160 सीट आवामी लीग ने जीत ली थी। तो 160 सीटों पर चुनाव जो जीता था वो किसने जीता था, आवामी लीग ने जीता था। और पूरे पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तानों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी थी आवामी लीग। लेकिन फिर भी इसको सत्ता में नहीं आने दिया गया। आवामी लीग के जो प्रमुख नेता रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, तो उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद में और ज़्यादा दंगे भड़काने की कोशिश पाकिस्तानी सरकार ने की थी। यह बात है 1970 की। तो 1970 में चुनाव होते हैं, फिर आवामी लीग जीतती है और फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। इस तरीके से चलता है 1970 तक। तो पाकिस्तानी सरकार बांग्लादेशियों के सामने बिल्कुल गिर चुकी थी 1970 तक आते आते। और फिर भी बांग्लादेश वासियों ने भारत की सहायता से किसी भी तरीके से करके अपने राष्ट्र को क्या किया था, आज़ाद कर दिया था। 1971 में 26 मार्च 1971 को यह घोषणा की गई थी कि
आज से बांग्लादेश एक अलग देश होगा जो पाकिस्तान से अलग माना जाएगा। तो इस तरीके की घोषणाएं उनके द्वारा की जाती है। 1972 में प्रधानमंत्री नियुक्त होकर के आते हैं कौन? शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिताजी, जिनकी मृत्यु 1975 में हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो ये ऐसी घटनाएं चलती है। जिसके बाद में आज की जो चर्चा चल रही है वो चल रही है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण के विवाद की बात की जाए तो पाकि जो बांग्लादेश है उस बांग्लादेश में 56% आरक्षित सीटें हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। तो उस 56% में किस प्रकार से बांटा गया है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो उसमें से 30% तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित की गई है जो उस समय आज़ादी के लिए लड़े थे। 1970, 71 और 72 के समय में जो व्यक्ति लड़े थे उन व्यक्तियों के लिए वो सीटें आरक्षित की गई कि उनके वंशज 30% सीटें आरक्षित कर सकेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर चलता है। फिर बात आती है 30% वो हो गया, 10% आरक्षण जो हो गया वो पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए रख दिया गया था। और 10% जो सीटें थी वो रख दी गई थी किसके लिए? वो रख दी गई थी महिलाओं के लिए। 5% अल्पसंख्यकों के लिए और बचा 1% जो था वो जो दिव्यांग लोग थे उनके लिए रख दी गई थी। तो इस तरीके से वहाँ पर सीटों का अलोकेशन किया गया था। लेकिन जो विवाद था वो केवल 30% को लेकर के था। उस समय जो कानून बनाए गए उसके तहत क्या किया गया? उसके तहत यह किया गया कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके वंशजों को ये सीटें दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, उनके वंशजों को सीटें नहीं दी जा रही थी। शेख हसीना जो थी, माना जाता है, बताया जा रहा है वहाँ के लोगों द्वारा कि शेख हसीना जो है वो 30% आरक्षित सीटें बेच दिया करती थी, अपने अनुयायियों को दे देती थी। उनके पक्ष में जो होता था, गवर्नमेंट के पक्ष में जो लोग थे उन लोगों को 30% सीटें बांटी जा रही थी। तो इसलिए छात्रों के द्वारा और वहाँ के नेताओं के द्वारा विरोध किया जाता है। विरोध के बाद में शेख हसीना क्या करती है? उस कानून को हटा देती है, आरक्षण वाले पूरे सिस्टम को ही हटा देती है। जिसको हटाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला, वहाँ के कोर्ट में ये फैसला जाता है। तो कोर्ट की सरकार ने फैसला क्या सुनाया? कोर्ट की सरकार ने सीधा सीधा साफ साफ फैसला सुनाया कि इस तरीके से आरक्षण को पूरा का पूरा खत्म कर देना असंवैधानिक है। तो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो थे, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको चालू किया और 7% आरक्षण लोगों को दिया था। बाकी 93% सीटों पर योग्यता के आधार पर क्या होगा? परीक्षाएं होगी और उस तरीके से योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। इस तरीके से वो किया गया था। तो वो 7% में से 5% जो सीटें थी वो थी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए। बाकी 2% जो थी अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए जो थी वो इस तरीके से रखी गई थी, अल्पसंख्यकों के लिए मान लो। तो इस तरीके से रखी गई। तो इस बात को लेकर के वहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है। फिर भी छात्र और राजनेता वहाँ के विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद में वहाँ पर घटनाएं कुछ ज़्यादा उग्र हो जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि शेख हसीना ने उस विरोध को दबाने के लिए पुलिस की मदद ली, आर्मी की मदद ली, उनको दबाने का, दमन करने का प्रयास किया, जिस वजह से वो ज़्यादा और दंगा भड़क गया। और फिर आगे चल करके शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ता है। और देश छोड़ करके जब वो भाग जाती है तो उसके बाद वहाँ पर अराजकता की स्थिति पैदा होती है। अराजकता की स्थिति बांग्लादेश में फैल जाती है। तो इस तरीके से शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बनाए गए बांग्लादेश में इस तरीके से होती है। और बात की जाए शेख हसीना की, तो शेख हसीना का जो शासनकाल रहा है वो लगभग 15 वर्षों तक का रहा है। लेकिन इन 15 वर्षों में शेख हसीना ने पूरे के पूरे बांग्लादेश को एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया था। हर तरीके का इंडेक्स जो भी आता था उसके अंदर सर्वोच्च जो रेटिंग जो थी वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और ऐसे देशों से भी सबसे ऊपर बांग्लादेश का नाम आने लगा था। भारत के बात की जाए तो भारत से भी ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी ग्रोथ कर रही थी। इस तरीके से वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा छिड़ता है जिसकी वजह से बांग्लादेश अराजकता की स्थिति में चला जाता है। अब आगे किस तरीके से वहाँ पर ये सुलझाया जाता है मामला, किस तरीके से वहाँ पर सरकार बनती है, वो आगे देखा जाएगा।